एक स्टूडेंट का सपना है एकदम एकदम दिल से चाहता है, वो एकदम हर दिन वो सपना आँख के सामने देखता है कि हम चपरासी बने, ठीक है। जब भी सपना देखता है आँख में आंसू आ जाते हैं उसके। एक सपना चपरासी, पानी उठा के यहाँ वहाँ रखना है, क्या दिक्कत है, वो तो हमको ऐसे ही आता है, हम सो जाते हैं। हैंड राइटिंग नहीं बनाना है। देखिए हैंड राइटिंग बनता है, जो हैंड राइटिंग जिसका बढ़िया बना उसको पेंटर का काम मिलता है। लिखा रहेगा सुलभ शौचालय सुबह 5 से रात को 10। जिसका हैंड राइटिंग खराब है वो क्या बनता है? डॉक्टर। बहुत ज़्यादा प्रकांड विद्वान है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं तो उस वर्ड में एक लेटर समझ में आएगा, ई, सी। ई और सी आ गया तो आगे हार्ट बीट। आप सोचिएगा इंजीनियरिंग करके बेकार हो गए, वो पढ़ रहा है ये समझ रहा है, वो लिख रहा है ये समझ रहा है, हम कहाँ बीच में हैं। आपको लगा कि बीटेक को डिग्री लाए उसके सामने फाड़ के जला दें। इंजीनियर तो सीधा होता है बेचारा, एकदम सीधा, धूप में रगड़ेगा, उसका मेहनत करेगा, उसका भी कुछ नहीं मिल पाएगा उसको। डॉक्टर तो खैर आइए रोग है वो तुम देख लेंगे, आइए पहले किराए से मिलिए, मिलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, ऐसा करके लिखेगा वो। आप जाइएगा मिलने के लिए तो वहाँ पहले ही आपसे फील है, आपसे बात नहीं, उसे दे क्या नाम है क्या, ऐसे बस लिख लिया। उसका डॉक्टर साहब कब बैठते हैं, क्या देखते हैं, कुछ नहीं बोलेगा, वो लिख रहा है अपना, सीधे बोलेगा 700 रुपये दी, सीधे बोलेगा 700 रुपये। डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब टाइम मिलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, सीधे 700 रुपये दीजिए, अब बैठ जाइए वहाँ पर। हल्का से कुछ पूछने कुछ की शांति से बैठे। आप बोले कि हम आए थे थोड़ा सा खाने चले गए तो भूख लगा था, बहू को बहुत भूख लगा था, हम आधा घंटे के लिए खाने चले। कहाँ चले गए थे, नंबर आ चुका था आपका। आइए को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं इसको। कोलिनियर वेक्टर, चलिए लिखिए तीनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ तो प्लेन पहले समझना जरूरी है, खाली बोलने से नहीं हो जाएगा। प्लेन प्लेन समझ में आएगा तो ही तो हम कर पाएंगे। लिखिए तीनों पॉइंट्स लिखिए तो। हाँ कल दो वेक्टर डिस्कस किए थे ना, एक नेगेटिव एक इक्वल, अब थर्ड हो गया। थर्ड में ये तीनों आ गए। हो गया। आइए समझते हैं हम लोग क्या है को इनिशियल। तो को इनिशियल वेक्टर में इनिशियल वेक्टर में मतलब समझ में आया कि इनिशियल पॉइंट क्या हो गया। वेक्टर्स हैविंग, अभी ध्यान से देखिए सिर्फ, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट्स। जैसे यहां से ध्यान से देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है और यहीं से एक वेक्टर बी हुआ, ये वेक्टर सी हुआ, ये वेक्टर डी हुआ, ये वेक्टर ई हुआ, ये वेक्टर एफ हुआ। ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? तो मतलब हाँ, मतलब वेक्टर्स कौन कौन से? वेक्टर्स ए, बी, सी, डी, ई, आर, एफ आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल वेक्टर, को-इनिशियल वेक्टर क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है, सबका सेम है। ये हो गया सेम इनिशियल पॉइंट। तो आप हमको ये बताइए कि इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर किसका, कौन दोनों में कौन को-इनिशियल वेक्टर है? फर्स्ट वाला मतलब नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, उसका नेगेटिव जो वेक्टर होता है इनिशियल वेक्टर पहले वाले वेक्टर के साथ जुड़ा होता है और उनका टेल पॉइंट दोनों का एक जगह होता है, इसीलिए नेगेटिव वेक्टर्स हमेशा को-इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात?
अब इसी के आगे तीसरा हम लोग सेकंड में आ रहे हैं, तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होगा। सपोज कीजिए ये लाइन है, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर्स में एक लाइन सपोज ये हो गया, अब इसमें एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर को हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है, और सपोज ये हो गया सी वेक्टर। तो एक ही लाइन में है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, एक नेगेटिव एक्स में हो, एक पॉजिटिव एक्स में हो, ये हो सकता है, लेंथ छोटा हो, लेंथ बड़ा हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही लाइन पे होगा, इसीलिए सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स ए। इसमें ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर्स हैविंग सेम, वेक्टर्स लाई ऑन अ सेम लाइन, लाई ऑन अ सेम लाइन, ठीक, उसी को कहेंगे कोलिनियर। और यहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी आर को लीनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। हाँ छापिए। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं को प्लेनर पर, ध्यान समझिएगा, कोई ऐसा अलग चीज़ नहीं है। प्लेन समझ में आता है, प्लेन किसको कहते हैं? नहीं नहीं, तो को प्लेन, प्लेन तो पहले समझना होगा कि पहले प्लेन किसको कहते हैं। हाँ, सरफेस अलग, प्लेन अलग होता है। चिकना हाँ, लेंथ और ब्रेथ, अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं, उतार लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि नहीं है 9-10 का बुक, नो सर, किस लिए? 9-10 का बुक है, कौन सा एनसीईआरटी है, ये कौन सा है? एनसीईआरटी है, उसको पढ़िए, उसको पढ़िएगा तो 11-12 बढ़िया होगा, खासकर 9th का पढ़िएगा तो 11 बढ़िया होगा, 10th पढ़िएगा तो 12th बढ़िया होगा, ठीक है। तो 9th का टॉपिक्स पढ़िए, मैथमेटिक्स में खास करके, क्योंकि मैथमेटिक्स जितना अच्छा होगा आपका, फिजिक्स उतना ही बढ़िया हो जाएगा। देखिए हम लेवल पे लेके जाएंगे ऊपर आपको, लेकिन आप यदि मैथमेटिक्स 9th क्लास का पढ़ा हुआ है आपका, तो आपको मज़ा आएगा, फिर अच्छा लगेगा, आपको वो बोझ नहीं लगेगा। आज यदि आपने 9-10 का मैथमेटिक्स ठीक से नहीं पढ़ा है, तो हम जो आगे क्लास करेंगे तो इतना मज़ा तो नहीं आएगा, बोझ लगने लगेगा, क्योंकि हंसी मजाक ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करना है हमको जेईई के लिए, नीट के लिए प्रिपरेशन करना है ना। और नहीं करना है तो क्या करना है, आखिर कुछ तो करना है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कीजिए अपने सब्जेक्ट को लेकर के, अभी के समय में सबसे बढ़िया प्रिपरेशन है वो। हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। क्यों नहीं होने पे क्यों ठीक? क्योंकि आप यदि जेईई नीट का प्रिपरेशन ना सोच के करिएगा तो आप पढ़िएगा ही नहीं। मान लीजिए एक रूम में 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का सपना है, एकदम दिल से चाहता है, वो एकदम हर दिन वो सपना आंख के सामने देखता है कि हम चपरासी बने, ठीक है, जब भी सपना देखता है आंख में आंसू आ जाते हैं उसके। और एक स्टूडेंट का बस कोई काम नहीं है, तो खाली सोचता है कि आईएएस बन जाए हम, ठीक है। तो दोनों मेहनत कर रहा है, दोनों में मेहनत करने में अंतर होगा या नहीं होगा? दोनों ही रूम पार्टनर हैं,
एक का सपना है चपरासी बनना, एक का सपना है आईएएस बनना, और दोनों के मेहनत करने के तरीके में अंतर होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताइए, होगा? तो मेहनत करने के तरीके में अंतर कौन चीज़ पैदा किया? सपना। एक का सपना चपरासी, अब पानी उठा के यहाँ वहाँ रखना है, क्या दिक्कत? वो तो हमको ऐसे ही आता है, हम सो जाते हैं। एक को लगता है कि नहीं हमको जानना चाहिए तब ना आईएएस बनेंगे, तो वो उठ के पढ़ रहा है। तो आपका सपना ही आपको मेहनत कराएगा। और आपका यदि ये सपना है कि हाँ हमको सिर्फ +2 बढ़िया से निकाल लेना है, तो भी जेईई नीट का तैयारी कीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस आपको +2 का ही सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, 11-12 का ही सिलेबस है। और 11-12 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ये दोनों एग्जाम भी होते हैं। और इसका तैयारी करने का मतलब है कि आपने +2 का बेस्ट तैयारी किया है। +2 का बेस्ट तैयारी करना हो तो ये 2 एग्जाम का तैयारी कीजिए, तो +2 का अपने आप बेस्ट तरीका से एग्जाम तैयारी हो जाएगा। और आपको यदि नहीं विश्वास हो तो पहले के हिस्ट्री उठा के देखिए, जो स्टूडेंट टॉप रहे हैं या जो उन्होंने नीट और जेईई क्वालिफाई किया है, उन्होंने +2 भी बढ़िया मार्क्स से किया है, समझे? किसी का भी 90 से कम नहीं है, 89 या 88 मिनिमम रहा है। तो आपका +2 भी बढ़िया होगा, आपका नीट जेईई का भी प्रिपरेशन बढ़िया होगा, इसलिए हम कहते हैं इस बात को। और उसके बाद +2 कर लिए, आपने अच्छे मार्क्स से कर लिए, मान लीजिए आपका नीट जेईई में नहीं होता है, तो फिर उसके बाद चूंकि आपने +2 बढ़िया से कर लिया है, तो उसके बेस पर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे CUET है, CUET का नाम जानते हैं? CUET का क्या होता है बताओ? हाँ, इसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उसी तरह दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, साउथ इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो ये जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब का कंबाइंडली एक टेस्ट एग्ज़ाम लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी वही लेता है NTA। तो ये एग्ज़ाम +2 बेस पे होता है। इसके बाद आप ग्रेजुएशन करिएगा, अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से आपको मौका मिल जाएगा, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा तो। और उसके बाद आप किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं। आप सिविल सर्विस का तैयारी कर सकते हैं, आप कोई दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, BPSC का तैयारी कर सकते हैं, SSC का तैयारी कर सकते हैं, बहुत तरह के एग्ज़ाम है उसका तैयारी कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको अच्छे कॉलेज, अच्छे टॉप लेवल के कॉलेज मिलेंगे, जहाँ आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट नीट जेईई का तैयारी कर रहा है उसके लिए ये एकदम हलवा है, आराम से निकाल सकता है वो। लेकिन जो स्टूडेंट +2 के लिए ही लड़ रहा है कि हमको +2 में खाली पास कर जाएं, उससे ये भी नहीं निकलेगा। समझ पाए मेरी बात को? इसलिए प्रिपरेशन आपको अच्छे लेवल के एग्ज़ाम का करना है। हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। मन में ये डर नहीं रखना है कि भाई नहीं होगा तो क्या होगा। मेरा इंटेंशन और हमारे इंस्टीट्यूशन का इंटेंशन इतना ही है कि आपका नीट जेईई सबसे नंबर 1 पे रहे। उसके बाद मान लीजिए नहीं होता है तो पैरेलल में इसका प्रिपरेशन तो रहेगा ही आपका। आप ये तो लेकर जाइएगा ही यहाँ से, ये तो क्वालिफाई करके यहाँ से जाइएगा ही। इसका फॉर्म हम लोग यहीं से भरवाएंगे आपसे, तो इसका ये तो आपके हाथ में रहेगा ही रहेगा। CUET क्वालिफाई तो करके जाएंगे ही, आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ तो मिल जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं? DU, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है वो। मतलब वहाँ से ग्रेजुएशन करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आप दिल्ली DU का बात ही अलग है। हम वहाँ पर दिल्ली में, हम नॉर्थ कैंपस के पास लगभग हम 9 साल रहे हैं। हम अपने डायरी में लिखे हैं कि यदि मैंने BTech नहीं किया होता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन कर रहा होता। और JNU बेसराय एरिया है जहाँ हम रहते थे, हौज खास में IIT दिल्ली है, JNU है, और उसी के बगल में NCERT का बड़ा सा बिल्डिंग है, दिल्ली 16 बोलते हैं उसको। वहीं हम लगभग 9 साल रहे हैं। तो वहाँ पर का इन्वायरमेंट, JNU का, BHU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, साउथ बिहार का, इसके बाद इससे चले जाइए यहाँ पर साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ से केमिस्ट्री वाले सर पास किए हैं, वो भी इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके किए हैं। उसके बाद आप साउथ में चले जाइएगा, बहुत बड़े बड़े कलिंगा यूनिवर्सिटी है। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है बहुत। तो इसके ऊपर में कौन हो गया? इसके ऊपर में जेईई है, नीट है। यदि आपने मैथ लिया है तो ये प्रिपरेशन कीजिए, यदि बायो लिया है, हाँ, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच बढ़ जाता है और कुछ नहीं। दोनों हार्ड है, दोनों दिक्कत करते हैं, लेकिन यदि मैथमेटिकल अप्रोच की आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिकल अप्रोच बढ़ जाएगा, तो जेईई
क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेहतर होता है नीट के लेवल से। क्यों होता है? उसमें होना भी चाहिए, क्योंकि नीट में बायोलॉजी है, मैथ तो नहीं है, तो उसका मैथ का लेवल कम होगा, और जेई में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसलिए उसका मैथ का लेवल हाई होगा। तो जो मैथ का लेवल होता है इसमें जेई में, उसी के मोरलेस लेवल होता है बायोलॉजी का नीट में, है ना। तो ये एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, ये करेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा और अच्छे रैंक से निकलेगा। अच्छे रैंक से निकलेगा तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे आपको, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ का कैंपस सिलेक्शन अच्छा होगा। जैसे सेंट जेवियर कोलकाता है, वो वहाँ पर सेंट जेवियर कोलकाता में, सेंट जेवियर कोलकाता में आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर 98.6 ये थर्ड कट ऑफ है। थर्ड कट ऑफ 98.6 है थर्ड कट ऑफ। पहला कट ऑफ 99.6, सेकंड कट ऑफ 9। नहीं, वो पहले अपना एग्जाम सिर्फ लेता था, वो सीयूटी के थ्रू नहीं, अब तो सीयूटी के थ्रू हो गया। वो अपना इंटरेस्ट टेस्ट लेता था, मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होते थे उसमें, ठीक है। उसके बाद अपना टेस्ट लेने लगा, तो मार्क्स बेसिस पर जो सेंट जेवियर रांची, वहाँ से जो आदमी ग्रेजुएशन करता है, या तो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बनता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, नहीं तो बहुत बड़े कंपनी में काम जॉब मिलता है। जैसे अमेजॉन हो गया, चाहे फिर आप फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें जॉब मिलता है। तो ये थर्ड कट ऑफ है। पहला कट ऑफ 99.6, दूसरा 99.2, थर्ड 98.6, यही गया बस क्लोज। जिसका 98.5 आया ना, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया हुआ मार्क्स बेसिस पर। लेकिन अब ये किसके थ्रू है? तो आप सीयूटी में टॉप रैंकर्स रहिएगा, अंडर 200 भी रहिएगा तो आपको मिल जाएगा वो। समझ पाए बात को? नहीं घुसा दिमाग में? घुसा? क्या करना है अब? हाँ बोलो। देखिए यहाँ पर अब आते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स ध्यान से देखिए। एक सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। अब हम बताएंगे प्लेन किसको कहते हैं, उसके बाद समझिएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लेन क्या कहेंगे। जब दो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? हाँ, तो लाइन सेगमेंट विल हैव 2 टर्मिनल पॉइंट एंड लाइन डजंट हैव एनी टर्मिनल पॉइंट, इट विल गो थ्रू इंफिनिटी, ठीक है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं तो प्लेन जनरेट होता है। लाइन इमेजिनरी है तो प्लेन भी इमेजिनरी होगा, ठीक। लेकिन जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं तो सरफेस जनरेट होता है। इसीलिए सरफेस का एंड पॉइंट होता है, प्लेन का एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। प्लेन इमेजिनरी होता है, सरफेस इमेजिनरी नहीं होता, सरफेस रियल होता है। जैसे ये सरफेस रियल है, लेकिन हम यहाँ पर x और y, तो ये जो प्लेन बना दिए, ये प्लेन जो हमारा बना वो इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है। तो इमेजिनरी प्लेन में कोई लाइन ऐसे लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है। लेकिन चूंकि हमने इमेजिनरी लिया है तो इसलिए वो नहीं दिख रहा है हमको। समझ पाए? तो प्लेन जो है वो दो लाइन के इंटरसेप्शन से बनेगा, सरफेस दो लाइन सेगमेंट के इंटरसेप्शन से बनेगा, ठीक है। तो प्लेन की बात करें तो ये हमारा जो होगा, इसमें जैसे हम बात करें ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो ये जो प्लेन बना, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, होगा, कहलाएगा ना। अब इसी में एक जेड एक्सिस इधर आ जाएगा, तो जेड एक्सिस इधर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? ये कहलाएगा जेड एक्स प्लेन, ठीक। अब यहां पर देखिए, ये कौन सा प्लेन कहलाएगा? वेरी गुड, ठीक है। ये तो हम समझ ही रहे हैं एक्स वाई प्लेन होगा।
अब एक और प्लेन बता दीजिए, 3 प्लेन तो हो ही गया इसमें, ऐसा ही 10 प्लेन और बनेगा। कैसे बनेगा? एक है ना x, तो एक नेगेटिव x और y से बनेगा एक प्लेन नेगेटिव y और z से बनेगा, और एक प्लेन नेगेटिव x और नेगेटिव z से बनेगा, उधर जाकर बनेगा। टोटल 6 प्लेन बनेगा, वो भी हम बना देंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिए अभी 3 प्लेन पर, ये xy प्लेन, ये जो बना yz प्लेन, और ये जो बना वो xz प्लेन, 3 प्लेन है। आप हमको ये बताइए कि xy प्लेन और y और zx प्लेन के बीच का एंगल कितना है? xy प्लेन और zx प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। zx प्लेन और zy प्लेन के बीच का एंगल कितना है? नाइन्टी डिग्री है। उसके बाद xy प्लेन और yz प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कैसे बताएं? मेरे पास कॉपी है नहीं, बोलिए। चलिए, इतना यूनिटी पढ़ने में लगा देता है। हो गया? समझ में आया तीनों का? अब हम मान रहे हैं ये xy प्लेन, तो इसको हम x एक्सिस, और ये वाला हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक? तो इसको हम बोलते हैं xy प्लेन, ठीक है? तो xy प्लेन का खासियत क्या है कि ये x और y एक्सिस से मिलकर बना है। तो अब मान लीजिए आप कोई भी ले सकते थे, xy प्लेन भी ले सकते थे, yz प्लेन भी ले सकते थे, zx भी ले सकते थे। हमने लिया xy प्लेन। तो इसमें मान लीजिए कि एक वेक्टर है, यो ऐसे है, ये वेक्टर a है, और एक वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, और यहां पर एक वेक्टर ऐसे है d है। तो ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है, ठीक है? तो इसीलिए ये सारे प्लेन वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। तो मतलब वेक्टर्स कौन कौन से? a, b, c, d, और ये जो भी कहलाएंगे, ऑल आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है? और इससे खासियत क्या है? पढ़ना, देखिए हम 12th में भी बोलते हैं, ये लोग जानते हैं, 12th में भी ये बात बोले हैं, और 11th में भी आप लोग को बोल रहे हैं। जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा ना, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो बोलेगा सर आप जाइए दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर जाइए और वो किताब लेके आ जाइए, हम वो किताब लेके आ जाएंगे। कुछ भी कर सकते हैं जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, और जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी है ना, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? चलिए आगे बढ़े। तो 3 हम लोग वेक्टर देख लिए, अब एक वेक्टर और देखते हैं, चौथा नंबर पे है, और इसको हम प्यार से बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर की खासियत क्या है? क्या जीरो रहता है? मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा, और डायरेक्शन, बोलिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ वेक्टर having zero magnitude and undefined direction, ये कहलाएगा नल वेक्टर। it will be या it will come, ऐसा लिख सकते हैं, it will come when 2 or more than 2 vectors are added or subtracted। मतलब 2 वेक्टर्स या तो जोड़े जाए, 2 या 2 से अधिक वेक्टर जोड़े जाएं या सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे
तब हमको नल वेक्टर मिलेगा। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आपका की पॉइंट है, ध्यान रखने वाला बात, तो की पॉइंट में सबसे पहले बात आ गया मैग्नीट्यूड जो क्या होगा, 0 होगा। ये आपका की पॉइंट है और डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड उसका डायरेक्शन होगा। ये कब मिलेगा, सब्ट्रैक्शन या एडिशन जब होगा तब दो वेक्टर का। जैसे हम एग्जांपल लिए, अभी हम बाकी उस पर नहीं बात करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे ही। तो जैसे आप खड़े हैं, एक फोर्स लगा 4 न्यूटन का, दूसरा फोर्स लगा 4 न्यूटन का, तो दो फोर्सेस ऐड होकर क्या बन गए, 0 मिले। 0 बने ना, आप खुद देख लीजिए, एक फ्रेंड 4 न्यूटन से खींचेगा और एक 4 न्यूटन से खींचेगा, तो आप किधर जाइएगा, बैलेंस कंडीशन में लगेगा। ये मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, मान लीजिए बढ़ा के 10 न्यूटन कर दिया, तो ये कितना बढ़ाएगा, 10 न्यूटन। फिर आप क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। मान लीजिए इसका मन और करता है तो ये और फोर्स बढ़ा दिया 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन बढ़ाएगा, आप बैलेंस रहिएगा। और उसके बाद यदि उसको हाथ में बढ़ा दिया तो एक हाथ आपका उसके हाथ में, एक हाथ आपका उसके, क्या लेकिन आप वही रहिएगा ऐसे, सोले के ठाकुर की तरह। मैं आज भी फेंकी हुई चीज उठा ही नहीं पा रहे हैं, कैसे उठाएंगे बंदूक। चलिए लिख लीजिए। अब उसके बाद आते हैं सबके पिताजी, 10 मिनट समय लेकर के, जो इस सब का सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इन चारों में, पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर दैट इज यूनिट वेक्टर। जितना खतरनाक है वो, क्या लिखिए जल्दी से, कंप्लीट कीजिए, हो गया। आराम से, हैंड राइटिंग नहीं बनाना है। देखिए हैंड राइटिंग बनता है, जो हैंड राइटिंग जिसका बढ़िया बना उसको पेंटर का काम मिलता है। लिखा रहेगा सुलभ शौचालय, सुबह 5 से रात को 10, ठीक है, उसको वही मौका मिलता है प्रिंट करने का। जिसका हैंडराइटिंग खराब है वो क्या बनता है, डॉक्टर। तो बहुत सोच लीजिए, पेंटर बनना है, पेंट लेके इसे चढ़ करके बांस पर पेंट करना है कि डॉक्टर बनना है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिए, लेकिन इंटेंशन, प्रायोरिटी दीजिए लिखने को। हैंडराइटिंग बना बना के लिखने में मत रह जाइए। यदि आप तेजी से हैंडराइटिंग बना के लिख रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो अच्छे हैंडराइटिंग का भी एडवांटेज है, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांटेज है सही समय पर लिख देने का। है? आप बहुत सुंदर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लिखने में 4 दिन लगा दिए, एकदम ऐसे ऐसे करके लिखिए, ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं तो 4 दिन लग जाएगा, बड़ी सुंदर लिखाएगा। आप खुद सोचिएगा कि इतना सुंदर कौन लिख दिया। बेचारा नीचे में ना, वो अपने छांव में ऐसे बैठ करके ऐसे पूरा अपना पसीना से पोछ रहा होगा। कोई आदमी आया ऐसा देखा, अरे इतना सुंदर लिखा है, कौन लिखा है? तो बोलेगा हम लिखे हैं। तुम लिखा है? आपको कैसा लगेगा? अब डॉक्टर जो लिखता है क्या खासियत होती है? डॉक्टर लिखता है और डॉक्टर में खासियत देखिए क्या, डॉक्टर लिखेगा और बोलेगा जाके आप दवाई ले लीजिए। एक उसका जो चेला रहेगा वो पेपर लेगा, आइए, अरे वहाँ नहीं, यहाँ चलिए। जैसे नेक्स्ट डॉक्टर वही है, बस 1 मार्क्स से रह गया, नहीं तो डॉक्टर बन जाता वो, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। वहाँ तो समझाएगा ही नहीं, वहाँ जाके ले जाएगा, वहाँ काउंटर पे दूसरा बैठा है वो समझाएगा। आप सोचिएगा इंजीनियरिंग करके बेकार हो गए, वो पढ़ रहा है ये समझ रहा है, वो लिख रहा है ये समझ रहा है, हम कहाँ बीच में हैं। और सीधे सीधे बोलेगा कि ये दवाई ले लेना है। हम बोले भाई क्या, कैसे कैसे क्या? आप जाइए ना सीधे, जस्ट इसके आगे जाइएगा, मेडिकल स्टोर है, वहाँ से दीजिएगा जाके। और वहाँ पर एक लड़का है, मुश्किल से लगता है 15-16 साल का लड़का है, उसको देख के ही लग रहा है कि कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, ठीक है। वो बोल रहा है ना, देख देख के तुरंत दवाई निकाल रहा है। हम बोले ठीक से, नहीं ना, आज मालूम है ना, मैक्सल 8, उसके बाद बेंजोनाइन 4, ठीक, सब अपने से निकाल के दे रहा है वो। आप सोच रहे हैं भाई एक बार समझा दो, नहीं, आप देख लीजिएगा, दवाई मिला लीजिएगा, समझ रहे हैं? आपको लगेगा कि बीटेक को डिग्री लाए, उसके सामने फाड़ के जला दें। बताता भी नहीं है, बताता भी नहीं, कहीं जान जाएगा बिना कहीं और जगह से दवाई ले लेगा, बताता भी नहीं है। और डॉक्टर जो लिखता है कैसे समझ लेता है, वो कहीं से भी एकाध, आप बहुत ज़्यादा प्रकांड विद्वान हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं तो उस वर्ड में एक लेटर समझ में आएगा, ई, सी, ई और सी आ गया तो आगे हार्ट बीट। अरे भाई इसी से कैसे दवाई मिल जाएगा?
कब का खाना है 2 को 0। SOS मतलब जब दर्द हो तो, अरे तो उसका मतलब SOS कैसे हो गया? हम बहुत दिखाए हैं। अरे लगातार वो करते 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 हो गया, उसको दूसरा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दीजिएगा, उसके पिताजी नहीं समझेंगे। आइए, डॉक्टर का कहना है, डॉक्टर देखिए इसलिए लिखता है ऐसा दवाई ऐसे ऐसे तरीके से लिखते हैं कि कहीं और जगह से आप ना ले पाइए। हाँ, वकील, इंजीनियर तो सीधा होता है बेचारा, एकदम सीधा, धूप में रगड़ेगा, उसका मेहनत करेगा, उसका भी कुछ नहीं मिल पाएगा उसको। डॉक्टर तो खैर आइए, रोग है वो तुम देख लेंगे, आइए पहले समझे, सब आपस ऐसे बैठा रहेगा, जैसे पेशेंट आएगा सब सीधा हो जाएगा कुछ देर पे ऐसा होगा कि सबके अपने आप में आदमी निकलेंगे बाइक पर, जैसे नहीं होता है वो चूल्हा वाला, गैस चूल्हा वाला नहीं, बाइक पे आवाज़ करते हुए निकलता है। हाँ, नहीं उसमें थी बाइक पे आवाज़ निकलता है कि चूल्हा, गैस चूल्हा ठीक कराइए, ये मरम्मती कराइए, ऐसा करके लिखवा के भेजते रहता है, उसको चिल्लाते रहता है, उसी में उसी तरह लिख करके भेजेगा। यदि आपको सीना में दर्द है, यदि पीठ में दर्द है, किसी तरह कोई समस्या है, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण से मिलिए, डॉक्टर अनुराग राय से मिलिए। मिलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, ऐसा करके लिखेगा वो। आप जाइएगा मिलने के लिए, तो वहाँ पहले ही आपसे फील है, आपसे बात नहीं, उसे दे क्या नाम है क्या, ऐसे बस लिख लिया। उसका डॉक्टर साहब कब बैठते हैं, क्या देखते हैं, कुछ नहीं बोलेगा, वो लिख रहा है अपना, सीधे बोलेगा 700 रुपये दीजिए, सीधे बोलेगा 700 रुपये। डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब टाइम मिलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, सीधे 700 रुपये अभी दीजिए। अब बैठ जाइए वहाँ पर, हल्का से कुछ पूछने कुछ की, शांति से बैठिए। हाँ, 700 इसलिए कि भागे नहीं आपको पता भी नहीं कि आपका कितना नंबर है। हो जाएगा, आराम से बैठिए, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, आराम से होगा। अरे पूछना कितना, नहीं, आराम से बैठिए। नंबर कैसे पूछ सकते हैं? 700 में नंबर पूछ लीजिएगा, 700 में नंबर पूछ लीजिएगा। अच्छा यदि आप चले गए उसी समय आपका नंबर आएगा। आप बोले कि हम आए थे थोड़ा सा खाने चले गए तो भूख लगा था, बहू को बहुत भूख लगा था, हम आधा घंटे के खाने चले, कहाँ चले गए थे, नंबर आ चुका था आपका अब बोले ये भगवान अब कब आए, अब देख लीजिए, रखिए अंतिम में डॉक्टर साहब सब देख लेंगे तो फिर आपको भी देख लेंगे, मना नहीं करेगा ना, तो पैसा मांग लेगा ना, पैसा मांगने लगेगा ना, ठीक है। आइए, अरे दिन रात होता है, मेरी माँ करिए, अरे ये टीचर हैं, तो टीचर हैं तो क्या बैठी टीचर, हम बोले, हम माँ को बोले, हाँ बोले ही थे तुमको पहले, बताने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, यूनिट वेक्टर, सारे वेक्टर का ये आंख में आंसू दिला देगा आपको। एक समय ऐसा आएगा क्वेश्चन बनाने के क्रम में कि आंख में आंसू दिला देगा, इतना प्रेम हो जाएगा इससे, आपको लगेगा बस वेक्टर तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर बस जो है ये यूनिट वेक्टर, यूनिक वेक्टर, ठीक है। इसलिए इसको हाँ स्टार मार्क देकर इसको इज्जत दें, ऐसे करके पढ़ें, ठीक है। चलिए हो गया। अब लिखिए, अब इतना आसानी से एक लाइन लिखेंगे, आप बोलेगा मास्टर इसी को इतना हवा बना रहा था, उसके आगे कहानी शुरू होगा, ठीक है। आइए देखिए आप, अ वेक्टर हैविंग यूनिट और ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग यूनिट और 1 मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ये ध्यान रखना है, इस पर रिजिड रहना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और when we have to show the direction we use यूनिट वेक्टर। हमको यदि डायरेक्शन कहीं दिखाना होता है किसी स्केलर को या किसी को भी, तो हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। जैसे फिल्म वगैरह में कहीं देखे होंगे, ध्यान से देखिए, एक चीज दिखा रहे हैं यहाँ पर,
ऐसा कहीं देखे हैं? ऐसा कहीं फिल्म वगैरह में देखेंगे, इंडिया में नहीं होता, तोड़ देता है, इंडिया में तोड़ के लेके घर चल जाता है, इंडिया में नहीं दिखेगा आपको। मतलब इसे लोहे स्टील फिल के बनाता है ना इंडिया में कहीं पे, तो उसको तोड़ करके। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है पटना से दिल्ली का दूरी जो है वो 998 किलोमीटर है, ठीक है, बाय ट्रेन। यहाँ पर ले लीजिए मान लीजिए, ठीक, सपोज कीजिए इस तरह से दिखाया हुआ है, एक इधर दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं, उधर मणिपुर दिखा देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर ये है ऐसा बना हुआ, कहीं देखे होंगे फिल्म में कहीं पर भी, हाँ रोड पे कहीं पर भी, हाँ बता रहा था, ठीक है, मान लीजिए देखें, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ 1 मीटर है, लेकिन ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, लेकिन ये शो कर रहा है डायरेक्शन को। हम यहां से ये बताने की कोशिश की, ये फिजिकल वर्ल्ड में यूज होता है, इसलिए बताया आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। अब इसको फिजिक्स में हम कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। हम ये बताने की कोशिश की, ये डायरेक्शन मतलब इतना बड़ा लंबा वेक्टर नहीं हम ड्रॉ कर देते हैं, हम डायरेक्शन को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें हम यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए और ए उसका मैग्नीट्यूड ले लिए और ए कैप लिए, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग जैसे मान लीजिए कि ए है तो कैप से दिखाएंगे, ए की जगह रहने देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ए की जगह बी सी डी ई एफ आर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कैप रहेगा, कैप रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर को, ये कैप है, तो कैप स्पेशली किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को। किसी के ऊपर में हम यूनिट कैप नहीं दे सकते हैं, जो यूनिट वेक्टर है उसी के ऊपर कैप दे सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मेन वेक्टर। अब इसका मीनिंग समझाते, देखिए एक वेक्टर है, समझिएगा ध्यान से, ये वेक्टर है, तो इसको वेक्टर को पास 2 चीजें हैं, वेक्टर के पास कौन कौन 2 चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। तो दोनों चीजें हैं उसके पास, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो इक्वल के, इधर भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया वो, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। अब कैसे कर रहा है सर, देखिए ध्यान से 2 मिनट। ये एक ए कैप है, यानी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, 1, और ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन को 1 न्यूटन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, तो इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये जो वेक्टर है, ये किसके डायरेक्शन में लिया गया है, ये कौन सा है, ये है यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए।